तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का छठा दिन होगा। इससे पहले मैं हिंदी का 5 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है रोज़, जो लिखा गया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाइए और वहां से मॉडल पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे पढ़ सके। और एक नोटिस भी है आप लोगों के लिए, कल जो होने वाला था टेस्ट हिंदी का वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अभी तक क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाया हूं और टाइम भी नहीं है, इसीलिए अब ये हिंदी का टेस्ट संडे को ही होगा। और दूसरी बात कि अब आप लोग को जो है सो साइंस का भी जो है सो डेली वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप लोग साइंस की भी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेखक के परिचय को जानते हैं, क्योंकि परिचय से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद आगे के बारे में। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगर निधन की बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान है कसया, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये मूल निवासी जो थे वो करतारपुर पंजाब के थे। इनके माता जी का नाम था वयंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगर इनको पुरस्कार की बात करेंगे तो दो बहुत ही बड़ा अवार्ड इनको मिल चुका है। पहला है साहित्य अकादमी अवार्ड और दूसरा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो तो ये दो अवार्ड इनको मिल चुका है। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी था जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है रोज। इसके कहानी को हम लोग जानते हैं और कहानी से ही आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, इसलिए कहानी को आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद आगे द्वारा लिखी गई है। यानी कि ये जो कहानी लिखी गई है वो किसके द्वारा? सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा लिखी गई है, जो आधुनिक हिंदी आधुनिक लेखक कह सकते हैं, आधुनिक हिंदी कहानीकार कह सकते हैं। रोज आज्ञा जी की बहुत चर्चित कहानी है और इस कहानी में मध्य वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। अब ये जो कहानी है रोज, ये आगे जी की बहुत ही फेमस, बहुत ही जो है सो चर्चित कहानी है और इस कहानी में लेखक जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय समाज में जो मिडिल क्लास की जो औरत होती है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, उसका जीवन कैसा होता है और उसके मन की जो दशा होती है वो कैसी होती है। इन सारी चीज़ को इस कहानी में बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। घरेलू स्त्री के जीवन काम के अलावा कुछ रह जाता है, वह अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती है। यानी कि यहाँ पे लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घरेलू स्त्री होती है, जो घर का जिसका काम ही होता है भाई सिर्फ घर का काम काज ही करना, तो उसके पास अगर कोई काम करने के अलावा, घर का काम करने के अलावा और कोई समय भी बच जाता है ना, तो फिर से उस समय में घर का काम ही करने लगती है। यानी कि घर के काम के अलावा दूसरा उनका कोई काम नहीं होता है। और बहुत ही अच्छी बताई गई इस कहानी में कि किस तरह से गांव घर की जो औरतें होती है, जो सिर्फ और सिर्फ घर का काम ही करती है, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आज्ञा जी। चलिए आगे क्या है कहानी में उसको जान लेते हैं। कहानी आत्मकथा शैली में है और इसके प्रमुख पात्र लेखक और उसकी बहन मालती है। यानी कि यह आत्मकथा कहानी है, आत्मकथा कह सकते हैं कि लेखक अपने बारे में, जो अपने बारे में कहानी लिखते हो, है कि नहीं, तो इनके ही ऊपर है। लेखक है इस कहानी में और उसकी एक बहन है जिसका नाम है मालती। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई।
अब ये कहानी जो है ना सो अचानक स्टार्ट होती है। अब होता क्या है कि लेखक जो है उसकी जो बहन है मालती, तो उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और ये बहन जो है सो दूर के रिश्ते में आती है, लेकिन दूर की बहन थी। तो उसकी बहन की शादी हो जाती है और लेखक 4 साल बाद जो है अचानक उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं बिना कोई सूचना दिए हुए। जब उसके घर पे जो है सो पहुंचते हैं तो उसकी बहन जो है सो घर से बाहर आती है। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? जब अंदर वो पहुंचते हैं लेखक जो है, तो लेखक उससे सवाल करते हैं कि वे यहाँ नहीं है, यानी कि उसके जो पति है वो यहाँ नहीं है। उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। मालती जवाब देती है कि नहीं, वो तो दफ्तर गए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं और ऑफिस से अभी तक नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और उस पर झुलाने लगी। गर्मी का वक्त था, इसलिए मालती जो अपने घर में घर में से पंखा लेकर के आती है, जो पहले हाथ का जो पंखा बना हुआ होता था, और उस पर झुलाने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से हालचाल भी नहीं पूछती है। अब जब जैसे ही आज्ञा जी जो है उसके घर पे पहुंचते हैं, गर्मी का वक्त होता है, बैठ तो जाते हैं आज्ञा जी, और उसकी जो बहन होती है वो पंखा तो डुलाने लगती है, लेकिन बहन जो है सो कोई हाल चाल नहीं पूछती है कि भाई कैसा है, इतनी दिनों के बाद आया है, क्या हाल चाल है। नहीं, तो कहानी बहुत ही अजीब तरीके से शुरू होती है। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही था। यानी कि अगर उसका एक विचार देखेंगे, उसका व्यवहार देखेंगे, तो कर्तव्य पालन वाला था। यानी कि घर का जो काम है, जो उसका कर्तव्य, वही चीज़ जो है सो करना है। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बचपन में जो मालती थी बहुत ही ज़्यादा बावली थी, चंचल लड़की थी, लेकिन शादी के बाद इतनी ये बदल चुकी है कि उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ चुप्पी ही है। कुछ बोल भी नहीं रही है, हाल खबर तक भी जो है सो नहीं पूछ रही है। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया है। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं, और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मालती है ना, उस मालती का पूरा व्यक्तित्व कहिए बुझ सा गया है। मेहमान आया हुआ है, घर पे अतिथि आया हुआ है, लेकिन फिर भी उस घर में कोई खुशी का माहौल नहीं है। मालती खुश नहीं है। होता है ना कि अगर एक बहन के पास भाई आता है तो बहन एकदम खुशी से झूम उठती है, लेकिन ये मालती के चेहरे पे वो खुशी नहीं है, क्योंकि काम बहुत सारा है, काम जो है सो करना है। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। अब जब मालती वहाँ पे एकदम चुपचाप जो है सो अपने भाई के पास है, तो इसका मन जो है सो भंग जो कर देता है, वो उसका बच्चा भंग कर देता है। क्यों कर देता है, तो आगे जो है सो बताया कि मालती उसको संभालने चली जाती है। तो बच्चा जो है चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो मालती वहाँ से जो है सो चली जाती है अपने बच्चे के पास और उसको जो है सो संभालने लगती है। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी। वह उसके साथ सखी रूप में रहती थी, उनका संबंध ही ऐसा था। दूर की बहन थी, एक दोस्त के जैसे रहते थे, साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, लड़ते थे, पीटते थे, और साथ ही सब काम होता था, पढ़ना, खेलना, कूदना। जिस तरह से हम लोग के माहौल में जब अभी हो रहा है, भाई बहन है, साथ पढ़ना, साथ लिखना, खेलना, कूदना, ठीक उसी प्रकार लेखक जो है और मालती जो है साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन आज ज़िंदगी जो है मालती की बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। बच्चे का नाम लेखक पूछा तो पता चला नाम कोई रखा ही नहीं है, कि नहीं। जब वो लेखक बच्चे से ये उस मालती से नाम पूछते हैं बच्चे का कि बच्चे का नाम क्या है, तो मालती को पता ये चलता है कि उसका नाम तो कोई रखा ही नहीं है, पर हम टिड्डी कहते हैं उसको, जो सो टिड्डी जो है सो कहा करते थे, लेकिन नाम कोई रखा ही नहीं था। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात तक नहीं की, और लेखक को यह भी अखरता है कि मालती जो है ना, वो कोई बात तक नहीं की है, कि नहीं कोई हाल चाल भी नहीं पूछी। और अक्सर ये देखने को मिलता है, गांव घर में जाइएगा तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर खास करके पति जो है ना, अगर थोड़ा गुस्से मिजाज वाला मिल गया है कि नहीं, तो फिर और भी लड़की की ज़िंदगी जो है ना सो टफ बन जाती है, और भी उलझन वाली ज़िंदगी जो है सो बन जाती है, जो शायद ऐसा नहीं होनी चाहिए। उसकी भी ज़िंदगी जीने की, वो भी ज़िंदगी जिए। और पीछे चैप्टर जो आप लोग पढ़ें अर्धनारीश्वर, उसमें यही चीज़ें बताई गई है कि आखिरकार ये भेदभाव किसने कर दिया है कि भाई घर का काम जो सो औरत करेगी और बाहर का काम जो सो मर्द करेगी। पहले के दौर में तो चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सब साथ साथ अपनी ज़िंदगी जिए, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अब ये भेदभाव कौन कर दिया है, पता ही नहीं चल रहा है। आगे क्या है, वह मात्र, हाँ आगे
कैसा हूं यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? वह मात्र चौंक कर हूं कहकर शांत हो गई है कि नहीं। बस एक सवाल लेखक पूछते भी है, क्या मैं जो तुम्हारे पास आया हूं तो मुझे देख करके तुमको कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई? वह चौंक करके, वह जो है ना सो एक चौंक करके जो सो सिर्फ कह देती है, हूँ हुई है कि नहीं, हल्की सी जो है ना। तुम्हें आने से मेरे विशेष मालती का अर्धधुंध मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियाँ, भटक गर्दी और सहनशीलता की स्थिति मौजूद थी। अब जो है सो मालती जो है ना, तो मालती का जो मन की जो दशा थी, मन की जो स्थिति थी, है कि नहीं, और कहते कि उस मन में जो है ना सो जो बचपन की जो यादें थी, वो बचपन की यादें जो है सो भटक चुकी थी। यानी कि बचपन बचपन की यादें में भटक गई, तो होता ना वो इमेज याद करना कि भाई बचपन में हम लोग कैसे रहा करते थे, कैसे पढ़ा करते थे। थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता है, यह भी परेशानी है। यही नहीं, थकान है, काम करते करते थक चुकी है, सब्जी का भी अभाव है, पानी भी समय पर घर नहीं आता है, उसका भी चित्रण है, नौकर भी नहीं मिलता। मालती, ये सारी बात जो है ना सो कौन कहती है? मालती कहती है। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है, लेकिन इसलिए चैप्टर का नाम भी रोज ही पड़ा है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसी में बीतता है या सोने में बीतता है ना। डिस्पेंसी क्या होता है तो आगे बताया गया, यानी कि लेखक ये है मालती के जो पति हैं वो डिस्पेंसी में ही बीताता, यानी कि जो मरीज जो होता है उसका ऑपरेशन वगैरह करने में जो है ना, या सोने में। यह मालती की आंतरिकता को भाली प्रकार उभारा गया है, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। उसके पति का आगमन होता, अब इसी दौरान उसके पति भी वहाँ पे आते हैं। लेखक ने उनको पहली बार देखा था, दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर, एक महेश्वर था। वो एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की ज़िंदगी की भी चर्चा होती है। सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर थे वो, और लेखक जो है ना वो अस्पताल की ज़िंदगी कैसी होती है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता है, और उनका जो रूटीन था डेली का उस पर भी बातचीत होती है। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश्वर ने दिया, वह पीछे खाया करती है। अब यहाँ पे जैसे खाना आता है तो वहाँ पे लेखक सवाल भी करते हैं मालती से, क्या तुम नहीं खाओगे खाना जो है? तो जवाब जो है सो मालती नहीं बल्कि उसके पति महेश्वर देते हैं कि वह पीछे खाया करती है। यहाँ पे नहीं खाती बल्कि वो पीछे खाया करती है। यानी कि बहुत ही अजीब सी ज़िंदगी यहाँ पे जो सो बताई गई है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही दर्द भरी बातें को इस कहानी में जो सो बताई गई है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे, और वो दोनों बाहर बैठ करके जो है सो आपस में बातचीत जो है सो कर रहे हैं। मालती बर्तन मांजती है, बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। यही नहीं, मालती जो है सब अपने बर्तन को मांज रही, बच्चा बार बार गिरता है। मालती बच्चे के पास भागती है और वह थोड़ा तीखी प्रतिक्रिया में यह बताना चाहती है कि भाई मैं बर्तन धोऊं या फिर बच्चों को संभालूं, बच्चे को भी संभालना है, बर्तन को भी धोना है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति को बताई गई है। कहानी का अंत भी करुण है। 11 का घंटा बजता है। मालती कहती है 11 बज गए। यह उसकी गहरी निराश का भाव है। रोज ही यह होता है। आगे चलिए, अंत में कहानी में क्या बताया। एक घटना और भी महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं। उन्होंने किससे? मालती से कि लो इस आम को धो लो। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की ज़िंदगी एक दायरे में सिमट गई है, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तरफ व्यंजित है कि बाहरी दुनियादारी से मिलना चाहती है। अब वो जो अखबार लेकर के आया था, मालती पढ़ी लिखी लड़की थी, वो जो है ना सो अब इतना भी उसके पास नहीं है वक्त कि भाई अखबार पढ़ सके, लेकिन अंदर में जिज्ञासा है कि अखबार पढ़े। तो वो जो आम लेकर के आए थे उसके पति महेश्वर, तो उसमें जो पेपर में जो आम था उसी पेपर को पढ़ना शुरू कर देती है, और ये दिखाता कि भाई मालती बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती और अपनी पूरी ज़िंदगी जो ना घर के कामों में जो है सो पूरा वक्त जो है उसी में बिता देती है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल के वीडियो में हम लोग जो है ना सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, और कल मॉर्निंग का जो वीडियो होगा वो नरेशन का अगला पार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर जो है ना कल देखेंगे। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।